कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिख लीजिए शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 8, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 8वीं के आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के जो सभी विषय के पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। तो चलिए आपके हिंदी विषय का जो पेपर है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता बर्थडे कविता के रचयिता कौन है? तो आपका आता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी था जयशंकर प्रसाद, सी था महादेवी वर्मा और डी था सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बर्थडे कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरा आता आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? तो आपका यह था विज्ञान, बी था हिंदी और सी था संस्कृत और डी था गणित। तो आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर गणित हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है नव संवत्सर का अर्थ है? तो आपका यह था नया संस्मरण और बी था नया कैलेंडर, सी था नया साल और डी था नया दिन। तो प्रश्न तीसरे का आंसर आपका नया साल हो जाएगा। प्रश्न चौथा आपका यहाँ पर आता पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका यह था पर, बी था परा, सी था आपका धीन और डी था पा। तो पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न 5 आता कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो आपका यह था नीरज, बी था जलद, सी था आपका अम्बु और डी था बारिद। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका नीरज हो जाएगा, ठीक है। नीरज आपका राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता आपके यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान रहने वाले हैं। तो 6वां आता कवि ने प्रभु को चंदन और प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है? तो कवि रैदास। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा रैदास। कवि रैदास ने प्रभु को चंदन स्वयं को पानी कहा है। प्रश्न 7 आता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर 8वां आता पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक की रक्षा करनी चाहिए। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। वृक्षों आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9वां आता परमार्थ शब्द का विलोम है? तो परमार्थ शब्द का विलोम आपका हो जाएगा क्या? परमार्थ शब्द का आपका विलोम स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ आपका राइट आंसर रहेगा। 10वां आता लेखिका शिवानी का मूल नाम है? तो यहाँ पर लेखिका शिवानी का मूल नाम आपका गौरा पंत है। तो यहाँ पर गौरा पंत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न होता है 1 या 2 वाक्यों में लिखी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो आपको उपसर्ग की परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो चलिए जो इनकी आपको लिखित उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको उपसर्ग की हम परिभाषा दिखा देते हैं। तो जो शब्दांश की शब्द या धातु के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और फिर आपका आता 12वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर थे वृक्ष के कोई दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो वृक्ष के आपके 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे तरु और बिटप, ठीक है। आपके वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर आपका प्रश्न 13 आता है योग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए। योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। 14वां आता कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है? तो इसका उत्तर रहेगा कवि ने मनुष्य को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि व्यक्ति को मृत्यु के डर को दूर कर खुशहाल जीवन जीना चाहिए। फिर आपका 15वां आता सावन के महीने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं?
तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ 15 प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और शूलमाता लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। यह आपका 16 प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक, तो इनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17 माता डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी? इसी बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था? तो चलिए आपका यहाँ पर 17 प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 17 प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डॉक्टर चंद्रा को पोलियो की बीमारी हुई थी। जन्म के 18वें महीने में ही उनका कमर से नीचे का हिस्सा पोलियो ग्रस्त हो गया था, ठीक है। आपका यहाँ प्रेरणा देता था, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता 18वां सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आशा भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इस वाक्य का आशा है कि जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं, ठीक है। पूरा आपके यहाँ पर अवश्य दिखाई देती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 19वां प्रश्न आता है, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज द्वारा धरती आबा, जिसका अर्थ धरती का पिता होता है, के रूप में पूजा जाता है। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो जल, जंगल और ज़मीन पर निर्भर रहता है, ठीक है। आपका यहाँ पर दर्जा प्राप्त हुआ है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न। तो 20वां आता, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? तो ये रहा आपका 20वें प्रश्न का उत्तर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर 21वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी? तो ये आपके यहाँ पर मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ पुतलीबाई के मन में यह दुविधा थी कि मोहनदास वहाँ जाकर मांस मदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ ना जाए, ठीक है। आपके यहाँ पर जाने की अनुमति दी, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता मुहावरे और लोकोक्ति में आपको 3 अंतर लिखना है। तो हमें यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर देख लेते हैं। यह एक वाक्यांश होता है, यह एक पूर्ण वाक्य होता है। इस तरह से आपको तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना, ठीक है। आपको मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर दिया गया है। अब चलिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 75-100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित है। प्रश्न 23 आता, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 8-10 सारंगित पंक्ति में आपको निबंध लिखना। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। तो मेरा प्रिय खेल पर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके वाक्य दिए गए हैं, तो इनको आपको पूरा याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माँ सरस्वती से निम्नलिखित वरदान चाह रहे हैं, ठीक है। सभी पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है आपको। फिर 25वां आता, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में विस्तार से लिखना है आपको। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, ठीक है। इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो भावार्थ है इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका दिया गया भावार्थ। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जीवन यापन के लिए केवल उतना ही धन या अनाज प्रदान करें जितना उनके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो। पूरा का पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है 26वां, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपका 26वां प्रश्न का उत्तर, ये आपको यहाँ पर 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपका 26वां प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको पूरा PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।